अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर के आम खबरों और तज्जियों के साथ मैं हूँ आज 7 बजे में आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे मुल्क की बड़ी पार्टी में पनपने वाले बड़े इख्तलाफात पर। पार्टी के बड़े इमरान खान के नोटिस लिए जाने की बात करते हैं। सुना था कि घर का बड़ा सर पर न हो तो छोटी छोटी बातें बर्फपोश पहाड़ों से लड़खने वाले बर्फानी तोदों की रफ्तार से बड़े बड़े मसलों और बहरानों तक पहुँच कर रहती हैं। ऐसा ही कुछ पीटीआई में हो रहा है। इख्तलाफ राय, इल्ज़ामात की भरमार, धड़ेबंदियाँ, बाहमी लड़ाइयाँ, एक दूसरे पर अदम एतमाद और कमज़ोर हिकमत अमली ने मुल्क की बड़ी पार्टी को बेज़रर कर दिया है। कोई किसी को बड़ा मानने और उसकी मानने पर तैयार नहीं। नौबत यहाँ तक आ पहुँची है नाज़रीन कि अब पार्टी का बड़ा अडियाला जेल से तहरीक चलाने का कहता है और यहाँ एक दूसरे के खिलाफ ज़बानें चलने लगती हैं। इमरान खान ने तरसीलात ज़र रोकने की बात की थी, लेकिन पार्टी इस मैसेज को मकबूल बयानिया नहीं बना सकी। नतीजा तरसीलात ज़र में इजाफे की सूरत में मिला। बड़े ने बड़ी ईद के बाद बड़ी अवामी तहरीक का कहा था, पार्टी में जुम्बिश तक न हुई। फिर अडियाला से बड़े ने कहा कि मुहर्रम के बाद तहरीक की तैयारी की जाए और यहाँ एक दूसरे को गिराने की तैयारियाँ होने लगी। मीटिंग लाहौर में हुई और पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को करीब तक नहीं आने दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 90 रोज़ा प्लान सामने आया तो आलिया हमजा का इख्तलाफी नोट पार्टी फोरम के बजाय एक्स पर था। इस सारी सूरत हाल में कल बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से सख्त लफ्ज़ों में हिदायत आई है कि हम यहाँ जेलें काट रहे हैं और आप लोगों की लड़ाइयाँ हैं कि ख़त्म नहीं हो रही। इमरान खान ने पार्टी उमूर मीडिया पर डिस्कस करने से मना कर दिया है। कहा है कि अपनी सारी तवज्जो, अपनी सारी तवानाई एहतजाजी तहरीक पर रखें। ये भी कहा कि अगर किसी जिम्मेदार ने इस एहतजाजी तहरीक में हिस्सा न लिया तो फिर उसका फैसला मैं खुद जेल से करूँगा। नाज़रीन, देखना यह है कि दोनों धड़ों में, टोलियों में, ग्रुप्स में तकसीम दर तकसीम ये जो पार्टी है ये इस फैसले पर अब कितना अमल दरामद कर पाती है और कौन इस फैसले पर अमल करा सकता है। बाहमी इख्तलाफात के लिए पार्टी का कौन सा फोरम फंक्शनल है कि वहाँ रुजू किया जाए। फिर इमरान खान के अपनी सलामती के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी बहुत ज़्यादा अहम है जो उन्होंने एक्स में अपने इस पैगाम के अंदर किया है। ये सारे सवालात हम रखेंगे जी हमारे पैनल के सामने। पैनल में हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं इफ्तिखार शराजी साहब। उनके साथ आप देख सकते हैं काशिफ रफ़ीक साहब तशरीफ़ रखते हैं। हमारे दो और सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब और मोहम्मद नौशाद अली मुझे ज्वाइन किए हुए हैं वीडियो लिंक पर। हमारे साथ नसीम सिद्दीकी साहब जो हैं वो लंदन से हैं, नौशाद साहब हमेशा की तरह लाहौर में मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं शराजी साहब आपसे करना चाहूँगी। कल रात इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कोई 11 बजे का वक्त था जब इमरान खान के ये ट्विटर अकाउंट से, एक्स अकाउंट से एक बड़ा गैर मामूली मैसेज आया। गैर मामूली मैं इसको इसलिए भी कह रही हूँ कि उन्होंने इसमें अपनी सलामती के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शराजी साहब, बाकी मामलात तो अपनी जगह। जी देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछले कम अज़ कम 2.5-3 माह से जिस तरह उनके ऊपर मुलाकातों की पाबंदी है और उनकी फैमिली ख़ुद, उनकी बहनें इस गोया के ख़तरे का इजहार कर रही हैं कि उनको कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। यहाँ तक कि अखबारात और टेलीविज़न तक की सहूलत भी उनको बाकी नहीं रही। तो मेरा ख़्याल में ऐसे में अब 2 साल 5 अगस्त को होने जा रहे हैं। वैसे मैं आपको यहाँ रुकूंगी एक सेकंड के लिए। शाह साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं जो उनकी बहनों ने कही, तो मैं ये समझ लूँ कि आप उस बात को नहीं मान रहे हैं जो कल सुपरिटेंडेंट जेल ने एक डिटेल्ड एक वो जारी किया है कि जी ये सारी सहूलियात हम दे रहे हैं ना। कोई एक चीज़ जिससे आप इत्तेफाक करते हैं आप उसको नहीं मानते जो सुपरिटेंडेंट जेल कह रहे हैं? जेल सुपरिटेंडेंट साहब को ये चाहिए कि जो लोग मुलाकात के लिए एक लिस्ट आती है और इस मुल्क की एक अदालत ने ये बाकायदा तौर पर ऑर्डर्स जारी किए हैं और लोगों के दिन मुकर्रर किए गए हैं, तो लोग फिर क्यों वापस लौट आते हैं? मुलाकातों पर पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं उस जेल सुपरिटेंडेंट की इस बात को सच मानूं तो मुझे एक इंडिपेंडेंट कोई एक सोर्स भी चाहिए कि जिस इस बात की तस्दीक हो कि जो फरमा रहे हैं वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो वरना तो यही होता है। इससे पहले भी हमने कितना बड़ा मेन्यू देखा था कि उसके अंदर पता नहीं देसी मुर्ग से लेके कढ़ाइयाँ और पता नहीं क्या क्या शामिल किया गया था। बट ज़ाहिर सी बात है, ये बातें ऐसी हैं कि जिनको हम कह नहीं सकते कि शायद दुरुस्त हैं या गलत हैं। लेकिन बहरहाल वो जेल में हैं और मैं नहीं कह रहा, राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि जेल होती है, वहाँ पे आप सोने का नवाला भी दें, तो उसके अपना एक स्ट्रेस है तो वो ले रहे हैं वो मेरे ख्याल में। और फिर जिस तरह उनके मुकदमात हैं, गोया कि ज़मानत की एक दरख्वास्त है, 6-6 माह 8-8 माह गुजर जाएँ, उसकी समाअत ना हो, फिर नैब के लोग आए भी सही तो वक्त मांगे तो जजेस बगैर किसी सवाल किए उनको वक्त दे दे कि जी हाँ प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करना है आपने, तो भला 1 हफ्ता ले लें, 10 दिन ले लें, 15 दिन ले लें, फिर समाअत मुकम्मल हो जाए, कभी जज साहब छुट्टी पे चले जाएं। तो जाहिर सी बात है हम ये तो कहने में हक बजाने पे हैं कि उनकी जानिब से जो गिले किए जा रहे हैं वो इतने गलत नहीं है, इतने गलत नहीं है। आप उनको फेयर ट्रायल नहीं दे रहे और ये बात दुरुस्त है। बाकी रह के मामला ये कि जो आपने अपने इब्तिदाई में कहा कि अब उनकी जमात गोया के इस मामले को लेकर कितनी सीरियस है
और कितना वो मुतफक्किर हैं कि जो वो फरमा रहे अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए कि उनके जान के को भी अब ख़तरा एक है या उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं सियासत से मुतालिक भी। तो होना तो ये चाहिए कि आप या तो लीगल बैटल के लिए जाएँ, दरवाजे खटखटाएँ, आप कैंप लगा दें अदालतों के सामने कि जो उनका जायज़ हक़ है उनको दें, इधर जो भी डिसीजन आपने लेना है। या फिर यही होता है कि वो तहरीक जो जिनके बारे में वो बार बार आपसे कह रहे हैं, हमें तो याद है और आपको भी, हम जब ईद के प्रोग्राम्स कर रहे थे तो उस वक्त भी ये था कि ईद के बाद से शुरू होने जा रही है, लेकिन नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोच के बैठे हैं। लगता है ये कि उसमें आली हमजा जैसे लोग भी जो बड़े जज्बाती हैं, उनके बड़ी एसोसिएशन है अपनी रहनुमा के साथ, और कुछ ऐसे भी है कि जो होश से काम लेना चाहते हैं, इसलिए इमरान खान से पूछे बगैर बजट भी अप्रूव कर लेते हैं और बाज़ का 5 अगस्त की तारीख दे के फिर 90 दिन आगे भी ले जाते हैं। ये होश से काम लेने की आपने बात की, तो मैं काशिफ साहब सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देना फील्ड मार्शल पे, इस तरह की सारी बातें करना, मुख्तलिफ लोगों के नाम लेना, आपको नहीं लगता कि ख़ुद अपने लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ाते दिखाई देते हैं इमरान खान साहब हमें? देखें, इमरान खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि ये उस फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं जिस फुटप्रिंट को फॉलो करके नवाज़ शरीफ साहब ने, मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है वो ज़ोर लगाया, एहतजाज किया और उसके बदले में शहबाज शरीफ साहब ने डील को का रास्ता बनाया। अब वो फुटप्रिंट जो है वो मैं समझता हूँ शायद पुराने हो गए, नई थॉट और नई गेम से चीज़ों को चलाना चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको ये कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से, अलीमा खान साहबा से लेकर पीटीआई का कोई एक बंदा इस बात का चैलेंज कबूल करे और आए बताएं, तो मैं बताऊंगा कि किस ब्रांड का बानी जो है वो नाश्ते में शहद खाते हैं, बगैर इलायची के चाय नहीं पीते, 7 सेल्स का कंपाउंड उनके पास है, वर्जिश है, हर चीज़ें। देखिए, एग्जैजरेशन, ये झूठ बोल के आप चीज़ों को डाइवर्ट नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताएं, हम जिस ट्वीट का आज तस्करा कर रहे हैं शो में, ये ट्वीट की एक्सेस तो इमरान खान के पास नहीं है। वो ट्विटर कौन हैंडल कर रहा है और वो हैंडलर जो है वो कहाँ छुपा हुआ है? अब आप उसको भी पकड़ना चाह रहे हैं काशिफ साहब? पकड़ना नहीं चाह रहा, तो किसी को नहीं, मैं पकड़ना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ आपकी तवज्जो इस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ कि हुजूर, वो जो ट्वीट को हैंडल कर रहा है, ट्विटर हैंडलर जो है वो बाहर है और वो किसकी एक्सेस में है, वो किसके कहने पे ये सारा काम कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। और अब अगर मुज़ाकरात आप कर रहे हैं तो आपने मुज़ाकरात के जरिए तो पंजाब में सेनेट के इलेक्शन को मेक श्योर किया था, जिसमें सैफुल्लाह न्याजी वगैरह और इजाज साहब जो हैं वो बिला मुकाबला सेनेट के मेंबर बने थे। अब आज भी केपीके में मुज़ाकरात कर रहे हैं हुकूमत से कि हम जो है ना वो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोके और मुज़ाकरात के जरिए सेनेट की सीटें जो हैं वो डिसाइड कर लें। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने सियासत में हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, आपको अल्टीमेटली मुज़ाकरात की राह पे लेके जाना चाहिए पड़ेगा। अब मुज़ाकरात करने में फ़ायदा किसका है और मुज़ाकरात ना हो तो नुकसान किसका है? एक ऐसे जज्बाती लोग, और मैं समझता हूँ वो जो जज्बातियत आ रही है वो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात का रास्ता ना खुले, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात होंगे तो इमरान खान बाहर आएगा, इमरान खान बाहर आएगा तो उसका नुकसान उन लोगों को है जो अब इमरान खान के नाम पे इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, फिर उनकी वो चीज़ें नहीं रहेंगी। सो मैं ये समझता हूँ, बीइंग अ पॉलिटिकल थॉट, जो मुझे लगती है कि आप इसको मुज़ाकरात पे ही लेके जाएं, मुज़ाकरात करें। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नवाज शरीफ साहब की तरह ज़रा ज़ुबान भी बंद करें, ज़रा बयानात देने भी बंद करें, ज़रा दिल आज़ारियाँ कम हो, ज़रा मोहब्बतें करीब हों, ज़रा आपका रास्ता बने, आप रास्ता बना के पार्लिमान में आए और पीडीएम की तरह हुकूमत हासिल कर लें, उसके बाद भले आप जो मर्जी चीज़ें कर लें। लेकिन आप ज़ोर ज़बरदस्ती जो आपने 2 साल से किया उसका नुकसान हुआ, उसका फ़ायदा नहीं हुआ। सही हो गया। लेकिन अभी भी हम ये देख रहे हैं नसीम सिद्दीकी साहब के अपने इस एक्स मैसेज में इमरान खान ये कह रहे हैं कि मुफाहमत नहीं, हमें अब मज़ाहमत करनी है और भरपूर मज़ाहमत करनी है। लेकिन वजह क्या है नसीम साहब? अभी भी कहीं ना कहीं हमें तजाद दिखाई देता है। अलीमा खान साहब आज मीडिया से बात कर रही थी अर्ली मॉर्निंग, उन्होंने ये कहा कि वो कौम के मफाद में बातचीत कर सकते हैं इमरान खान साहब। ये तजाद क्यों है? पहले तो मुझे ज़रा ये समझा दीजिएगा। और फिर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर कोई एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं हुआ तो वो इस मामले को खुद जेल से देखेंगे। अभी काशिफ साहब को तो उनके ये ट्विटर कौन हैंडल कर रहा है, किस तरह से मैसेज बाहर आ रहे हैं, इस पर भी एतराज़ है। तो जो सिचुएशन वो गिला शिकवा उनकी पार्टी करी, उसमें उनके लिए पॉसिबल होगा कि वो अडियाला से बैठ के कोई एक्शन ले सकें किसी के खिलाफ, अपने पार्टी वर्कर्स के खिलाफ? देखिए अस्मा, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि बड़ी बड़ी इस तरह की मुसीबतें पाकिस्तान में इमरान के ऊपर आई है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो पे, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, पार्टियां तितर बितर हो जाती हैं। हमें याद है, हमने देखा हुआ है अपने दौर में, भुट्टो उस वक्त छोटे थे लेकिन समझ थी कि जो पार्टी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, वो पूरी टूट फूट का शिकार हो गई थी। उसमें बड़े बड़े नाम थे, जिनको साहब थे, हफीज पीरज़ादा थे, मौलाना कौसर नाजी थे। तो जब भी कोई ऐसा वाकया होता है, जब नवाज शरीफ
को गिरफ्तार किया गया हाईजैकिंग केस में, उसके बाद नून लीग का जो हाल हुआ, काफ लीग बनी। तो जब लीडर प्रॉब्लम में होता है तो इस तरह के मसाइल पार्टी में आते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ में फर्क क्या है कि तहरीक इंसाफ की पार्टी फिर भी इस मुसीबत के दौर में खड़ी हुई है। उस जमाने में कहीं पीपल्स पार्टी नजर नहीं आती थी, कहीं मुस्लिम लीग नून नजर नहीं आती थी, कम से कम यहाँ पे तहरीक इंसाफ नजर आ रही है। फिर मेरे मोहतरम भाई अभी काशिफ साहब फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ की तरह, वो भाई वो इमरान खान है, वो नवाज शरीफ नहीं बन सकता। नवाज शरीफ तो जो चैलेंज उसने किए और जो उसकी चीजें हैं वो दुनिया मिसालें देती है कि नवाज शरीफ तो भाग गया था, 2 दफा फरार हुआ मुझसे पार्टी को छोड़ के कारकुनों को। तो इमरान खान को खुदा के वास्ते ये मशवरा ना दे कि वो नवाज शरीफ बन जाए। अगर वो नवाज शरीफ बन गया तो फिर फायदा क्या? उसी चीज मतलब इमरान खान है और वो जो चीजें कर रहा है वो डट के कर रहा है और वो खड़ा है, वो बर्दाश्त कर रहा है। हमने देखा था कि जरदारी साहब गिरफ्तार हुए तो जियाउद्दीन हॉस्पिटल हो गए, नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो हॉस्पिटल जा रहे, बल्कि नवाज शरीफ को मैंने देखा था कि वो अदालत भी आया करते थे जेल से, उनको पेश किया जाता था। तो इमरान खान जो कर रहा है वो नई तारीख रकम कर रहा है। आप उस शख्स की एक तो सर वो जो जब मुज़ाकरात की दावत देते हैं तब वो तारीख रकम करना क्यों भूल जाते हैं? आप बार बार कहते हैं वो डट के खड़े हैं, तो मुज़ाकरात भी तो बार बार वही ऑफर करते हैं। जी काशिफ सर, तवातुर से बयान दिए गए हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात करने को तैयार है। तो नवाज शरीफ ने भी पहले एहतजाज किया, बाद में मुज़ाकरा कर लिया। सर क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? आज जो टिकटें दी गई हैं वो कारकुनान को दी गई हैं। सर हर किसी की पॉलिटिकल प्राइवेट एंटिटी है। इमरान खान को आज ऑफर दें, वो आज बाहर जाने को तैयार है। क्या बात कर रहे हैं आप? आज वो कहता है बनी गाला नथिया गली मुझे शिफ्ट कर दें, क्यों नहीं? वो कह रहे हैं मुज़ाकरात क्यों एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहता है? सर ये तो बता दीजिए, कहे ना मैं नहीं करता। असमा, अगर मेरी बात मुकम्मल होने दी जाए, उसके नोट्स ले लिए जाए, अपनी बारी पे बोलने अगर इस तरह क्रॉस टॉक करेंगे तो वो, मैं अगर स्टूडियो में होता तो मैं बिल्कुल इनके इस तरह के सवालात के जवाब देता। बिल्कुल आई अंडरस्टैंड, बिकॉज आप वीडियो लिंक पर हैं तो आपको उस तरह से बात नहीं पहुंच रही होती। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आप कंटिन्यू कीजिए सर। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मुज़ाकरात तो ठीक है होते हैं, मुज़ाकरात तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी हुए थे, लेकिन बात से भी ये हो रही थी कि नवाज शरीफ और इमरान खान का कंपैरिजन ना करें। उन्होंने जिस तरह मुफाहमत वोट को इज्जत दो और जिस तरह फिर उन्होंने अगला लफ्ज मैं नहीं बोलना चाहता जिसको उन्होंने इज्जत दी, इस तरह वो झुक के आ गए और उन्होंने कर लिया। अगर इमरान खान मुज़ाकरात की बात करता है तो उसमें गलत बात भी तो नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, उनको मुज़ाकरात की मेज पे आने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो जिस तरह जेल काट रहा है उसके दुश्मन भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। आप किधर नवाज शरीफ से मिलाने चले गए? उसको नवाज शरीफ साहब तो कभी सर कौन सा दुश्मन? सर I'm really sorry, आप फिर मुझे कहेंगे मैंने आपको रोका। सर कौन सा दुश्मन ने तारीफ की है? मेरे ख्याल से राणा सनाउल्लाह से बड़ा कोई सियासी दुश्मन उनका नहीं हो सकता। वो भी उनकी तारीफें कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये बात करते हैं। जरदारी साहब ने भी की कि हम तो समझे थे कि ये जेल नहीं काट सकेगा, लेकिन वो 2 साल से जेल काट रहा है ना। और जो सख्त जेल है, आप कह लें जी ब्रांडेड उनको शहद मिल रहा है, ये तो बाहर से बैठ के जो मर्जी बातें कर लेना। ठीक हो गया। जो बात आपने की आखिरी जुमला जो बात शिराजी साहब ने की, लॉजिकली देखें क्या सुपरिटेंडेंट जेल के इख्तियारात है। वहां पे जिस तरह कर्नल साहब बैठ के सारे बातें चला रहे हैं, सुपरिटेंडेंट जेल तो बिल्कुल बाख्तियार है ही नहीं। वहां पे तो उनकी किसी बात पे क्यों यकीन किया जाए? और जिस तरह आप उनकी मुलाकातों उनको मिलने नहीं देते, उनके केसेस जो अपना जेल के अंदर अदालतों में चल रहे थे वो नहीं होने देते, तो उससे अंदाजा आप लगाया जा सकता है कि जो बातें रीमा खान कर रही है, इमरान खान ने ट्वीट में किया सच है, इसमें दो राय तो हो नहीं सकती। जी नौशाद साहब, आप इतनी देर से खामोश बैठे हैं, जब्त किए बैठे हैं, मैं चाह रही हूँ कि अब आप भी कुछ ना कुछ, आप मुस्कुराहट के अलावा कुछ कह भी दीजिए। और ये मुस्कुराहट ज़्यादा आपको नसीम सिद्दीकी साहब की बात पे आपको इस चेहरे पे ज़्यादा मुस्कुराहट आई है काशिफ साहब के जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं कि भाई बिल्कुल भी डट के नहीं खड़े हैं और बार बार जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं कि मुझे बनी गाला भेज दें, मुझे बाहर भेज दें। वैसे मुझे लगता है कि ये ऑफ़र जो है काशिफ साहब के थ्रू आ रही है, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग, लाइक उनको सब पता है। अच्छा, मामला ये है कि अगर आप उस ट्वीट को देखें तो वो ट्वीट की जो अंदर, उस ट्वीट के अंदर जो चीजें छुपी हैं, जी सर, 2 चीजें उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि कोई अपनी मर्जी से जेल में रहता नहीं है। जेल सजा है जो दी जाती है और बंदे को वो पूरी करनी पड़ती है। अगर फर्ज कर लीजिए, ये बात मैं काशिफ साहब से एग्री करता हूं कि अगर उन्हें आज बाहर आने का मौका मिले
तो वो यकीनन बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नैब तरमीम को चैलेंज करने के बाद सबसे पहले बेनिफिशियरी बनने के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी वो इमरान खान साहब की तरफ से दी गई थी कि जी मेरा ये वाला मामला जो है ये अब ये चूंकि तरमीमी बिल पास हो गया और मैं इसका मुखालिफ था और सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गया था, लेकिन मैं बेनिफिशियरी सबसे पहला बनूंगा। दूसरी बात यह है, हमारे नसरुल्लाह मलिक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि मेरे ज़राए मुझे ये बता रहे हैं कि ये जो मुलाकातों की गुफ्तगू आप करते हैं मीडिया के ऊपर बैठकर, वो बेसिकली वहां पर लोग खुद आके फोन करके बताते हैं कि हमारा नाम सुबह लिस्ट में है, बराए मेहरबानी हमें मिलने ना देना, हम नहीं मिलना चाहते, ये सिर्फ नाम की हद तक है। तीसरी बात, कोर्ट में समातों की बात करते हैं, शिराजी साहब बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब के जो नैब है वो करती होगी, लेकिन इमरान खान साहब के या दूसरे किसी बानी तहरीक इंसाफ के या दीगर जो सीरान है, इनकी तरफ से भी समातों की डिले की बहुत दफ़ा हमने बातें सुनी हैं कि उनकी तरफ से समातें डिले हुई हैं। तो ये लीगल प्रोसेस है जिसके अंदर कभी यकीनन प्रोसिक्यूटर्स भी करते होंगे, लेकिन जो मुल्ज़िम है उसकी तरफ से भी बाज़ औक़ात केस की को डिले मांगा जाता है, जिसको मैं ज़ाती तौर पर मैं किसी एक तरफ उसको डालता नहीं हूँ। चौथी बात ये दुरुस्त कह रहे हैं सिद्दीकी साहब के नवाज शरीफ का और इमरान खान का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी को जब तोड़ा गया था तो 88 में जब हुकूमत आई थी, बेनजीर के साथ वो तमाम लोग खड़े थे जो खड़ा रहना चाहते थे, जो नहीं खड़े रह सकते थे वो नहीं खड़े हुए। नवाज शरीफ के जब वो त्यारा साजिश केस हुआ तो उसके बाद जब दोबारा उन्होंने ये सबक सीखा तो उसके बाद 2018 में मुझे याद है इंतखाबात से पहले ये कहा जाता था कि जी 52, ये फिगर भी मुझे आज भी याद है कि 52 MNA जो है वो नवाज शरीफ को छोड़ जाएंगे, नया ग्रुप बना लेंगे। वो पंजाब के अंदर भी एक साउथ पंजाब का आपको याद होगा एक ग्रुप बना था और इस तरह के बहुत सारे काम हुए थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो इंटैक्ट रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली बार है, यकीनन कुछ लेसन्स वो सीखेगी, कुछ जो सबसे बड़ा लेसन जो है वो सीख रही है कि उसको ये समझ में आ जाएगी कि ये डट के खड़ा होना क्या होता है और जो सियासत है वो क्या होती है, क्योंकि यहाँ कोई जंगो जदल नहीं होती। आपने सियासत को सियासी अंदाज और अतवार से करना चाहिए, यही हम शुरू से कहते हैं, ना एक दूसरे को उस लेवल पे जाना चाहिए कि जिसमें आप जो है कल को आपके मुंह पे बातें आए, और ना ही उस लेवल पे आना चाहिए कि जहां आप एक दूसरे से तकल्लुम के रवादार ना रहें। सियासत को सियासत के अंदाज से कम किया जाना चाहिए। एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, राना सनाउल्लाह और जरदारी साहब ने अगर तारीफ की ना तो ये उनकी आला ज़र्फी थी, बाकी मैं बताना नहीं चाहता कि किसकी कम ज़र्फी है। नसीम साहब से पूछ लेते हैं। नसीम साहब, कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं शायद? आप साहब ने जो है ना वो अपनी तरफ से विकेट से बाहर निकल के हिट करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं पता कि बाद में स्टंप ही हो जाएंगे। बात वो मैंने जो कही थी वो मैं अभी भी उसके ऊपर कायम हूँ। देखे अगर वो डट के नहीं खड़ा ना और निकलना चाहता है तो आपको तो बड़ी आसानी है, निकाल दे उसको, बाद उसकी तो तस्वीर आप बाद में निकालते। भाई वो सजा याफ्ता है सिद्दीकी साहब। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो सजा याफ्ता है, मैंने नहीं निकालना। सजा याफ्ता लंदन चले गए थे यार, 4 महीने कह के 4 साल बाद चले गए थे तो आप भी सजा याफ्ता लंदन सजा याफ्ता को तो हुकूमत में मिल जाती है यहाँ पे। सजा याफ्ता लंदन गए थे अदालत के थ्रू, सजा याफ्ता लंदन गए थे अदालत के थ्रू, ये भी बाहर जाएंगे अदालत के थ्रू, लेकिन पहले माफी मांगेंगे। मामलात यानी कहीं और तय होने हैं, लेकिन आप इमरान खान साहब जो है नाज़ीम वो बिल्कुल काशिफ साहब की अदालत ने फैसला दे दिया कि उन्होंने जुर्म को किया, माफी पहले मांगे। प्रॉब्लम हमारा ये ना कि हम अदालतें बन जाते हैं ना, ये काम हमारा नहीं है। सर मैं नहीं कह रहा भाई, उनके ऊपर मुकदमात है, 9 मई के मुकदमात है, वो कहते हैं झूठे मुकदमात है ना काशिफ साहब। 9 मई के मुकदमात। अच्छा एक बात सुने, झूठे मुकदमात है, ये 190 मिलियन पाउंड वाला झूठा मुकदमा है, ये जो जमीन गिफ्ट मिली थी मतलब यहाँ से झूठा मुकदमा है, ये तोशा खाना झूठा मुकदमा है। क्या बात कर रहे हैं यार आप? रियलिटी कौन से है ना, पर्सनल गेन्स कौन से हैं? आप पर्सनल गेन जमीन जो नाम इस वक्त रियासत का बयानिया 190 मिलियन पाउंड क्या, ये रियासत पाकिस्तान की जमीन नाम हुई है, 190 मिलियन पाउंड रियासत पाकिस्तान के। आप जर्नलिस्ट है ना, छोड़ें कि इस वक्त रियासत क्या कह रही है, आप बताएं ना कि वो मैंने स्टोरी ब्रेक की, मैंने स्टोरी ब्रेक की। 190 आपका पॉइंट आ गया ना, इस कौमी खजाने से चुराया कैसे, मुझे बताएं डिटेल दे। जमीन अली रियाज ने कैसे नाम कर दी? भाई सारे इकट्ठे बोलेंगे तो आवाज कैसे अली आएगी? रियाज ने कैसे नाम कर दी? मेरा सवाल इनसे ये है कि बताएं कौमी खजाने से कब चुराए गए ये पैसे? अली रियाज ने जमीन क्यों खरीदी? बताएं जी, ये पैसे कब चुराए गए काशिफ साहब? मैं बताता हूं जी, इस हेड ऑफ अकाउंट से निकाला। चलिए अब आपका सवाल आ गया ना शहजाद साहब। मैं बताता हूं जी, 1 मिनट मुझे बात अली करने नौशाद साहब एक सेकंड, एक सवाल है, एक सवाल है शहजाद साहब। छोटी सी बात, जी जी काशिफ साहब, आप कल शो रख लें, मैं डॉक्यूमेंट ले आऊंगा कि अली रियाज से मोड़ा नूर जमीन बनी गाला की जमीन इनके नाम जो हुई है ट्रांसफर, ये मुझे उसकी मनी ट्रेल देता है कि इन्होंने पैसे देकर खरीदी है, बात खत्म हो जाएगी।
ये भी फैसला कर लेते हैं। 190 मिलियन पाउंड में मोड़ा सर 190 मिलियन पाउंड की डील में जमीन आई है ना सर, मैं ये कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ सर, आप पहले उसका फैसला तो पढ़िए। मुकदमे में शामिल ही नहीं है ना मेरे भाई, सर आप साबित तो मुकदमे में ये नुक्ता शामिल ही नहीं है जो बात आप कर रहे हैं। सर आप पूछ तो लीजिए, पाकिस्तान सर इन्वेस्टिगेशन कर के लीजिए। मुकदमे में ये नुक्ता शामिल ही नहीं है। शराजी साहब मैं एक मिसरा कह लूं, मैं एक मिसरा कह लूं, वो बात जिसका वो क्या है, जिसका पूरे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात उन्हें नागवार गुजरी है। चेक तो कर लीजिए, इन्वेस्टिगेशन तो कर लीजिए। मेरा तो ख्याल है कि इसमें भी रेफरेंस टू बनता भाई है देखें, ना। अब आप जो दो काशिफ साहब बता रहे हैं कि उन्होंने पर्सनल गेन्स लिए हैं, तो रियासत पाकिस्तान मैं कह रहा में नहीं हूं कि मोड़ा है। नूर मैं समझता हूं कि जिस तरह तोशाखाना में रेफरेंस टू आया है, 190 मिलियन में भी तो आपका पॉइंट आ गया। शराजी साहब आपकी बात भी हमने सुनी। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर जो ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने उसका माली फायदा खुद भी लिया है, तो पहले रेफरेंस में तो इसका जिक्र ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो रेफरेंस टू बनता है ना, जिस तरह तोशाखाना में उन्होंने दूसरा रेफरेंस दिया है। ऐसा अब 190 मिलियन के अंदर एक दूसरा उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो पढ़ लेना मेरे भाई, पढ़ तो लेना जरा। नशाद साहब काफी देर से कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आती हूँ नसीम साहब आपकी तरफ। इतनी सी बात है, मुकदमा झूठा हो या सच्चा हो, ये बात अदालतों ने तय करनी है। जिनके पहले ये बातें तय हुई वो भी अदालतों से हुई, अब भी होंगी। इस वक्त जब बात कर रहे हैं तो इमरान खान साहब को सजा हुई है, गलत हुई है या सही हुई है, इस बहस से बालातर होकर वो सजा हुई है, और उसके एक प्रोसेस है जिसके तहत उन्होंने मामला को ठीक करना है। ठीक है, लेकिन वो उस प्रोसेस को नहीं मान रहे हैं, वो एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। नसीम साहब क्यों प्रोसेस के तहत क्यों नहीं चल रहे? इमरान खान साहब, नौशाद साहब कह रहे हैं प्रोसेस के तहत चले ना, सजा हुई है तो बस काटें सजा पे खामोशी से बैठ के। हाँ जी, प्रोसेस तो बड़ा चल रहा है ना, जिस तरह टाइल्स फाइल जीसा, अमीनुद्दीन, जिस किस्म के आपने जज बिठाए हुए, बड़े वो प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं ना, उनका 22 तरीके अताब बंदियाल हमने ये वो भी तो देखे हैं सारी दुनिया में। हाँ तो भाई यहीं पर साकिब निसार और अताब बंदियाल भी तो रहे हैं। साकिब निसार चले ठीक है जी, पनामा केस। बात ये है कि कोई गलत है या सही है, इसका फैसला मैंने और आपने नहीं करना। ठीक है, इसका फैसला जो है वो डेफिनेटली अदालतों ने करना है, कानून ने करना है। कानून के तकाजे अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो उस पर जरूर बहस की जा सकती है, बात की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से नौशाद साहब ने फरमाया कि अगर सजा हुई है या केसेस चल रहे हैं या अंडर ट्रायल है, सारी चीज़ें जो भी मामलात हैं, तो फिर उसका जवाब जो है वो एहतजाज नहीं है। लेकिन बानी जो है वो एहतजाज ही को रास्ता समझ रहे हैं। मुज़ाकरात की उन्होंने कोशिश की थी, डटे रहने की बात भी हमारे सामने आई, लेकिन फिर हमने देखा कि वो सियासी जमातों से भी मुज़ाकरात करने को तैयार थे, एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करने को तैयार थे। लेकिन जब दाल नहीं गली तो अब दिखता यही है कि वो एहतजाज का रास्ता सिर्फ और सिर्फ इसलिए इख्तियार करना चाह रहे हैं। लेकिन पार्टी में जो धड़ेबंदियां हैं उनको भी उन्होंने सख्ती से उनके साथ निमटने की बात की है। जो उनका एक्स मैसेज है उसमें ये हमने सारा मामला डिस्कस कर लिया। जब पीटीआई की बात हो रही है तो पीटीआई के स्कैंडल्स भी बहुत सारे सामने आ रहे हैं, कोई इधर उधर से नहीं आ रहे हैं, पीटीआई के बेस कैंप से आ रहे हैं जी, केपी से आ रहे हैं। इसको डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब बात करेंगे पीटीआई के बेस कैंप खैबर पख्तूनख्वा की, जहां से एक के बाद एक करप्शन स्कैंडल जो है वो सामने आ रहा है। पीटीआई हुकूमत के लिए गहरी दलदल ये स्कैंडल जो है साबित हो सकते हैं। 40 अरब रुपयों के कोहिस्तान मेगा स्कैंडल के सनसनीखेज इंकशाफात ने तो केपी हुकूमत की शफाफियत पर बहुत संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। अगरचे बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि ये निगरां दौर के मामलात हैं, लेकिन बहरहाल उनका ताल्लुक केपी के ही से है। मीडिया में आने वाली तफसीलात कहती हैं कि नैब अब तक मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए के असासे बरामद और मुंजमद कर चुका है। इस केस में एक मशहूर ड्रामा सीरियल में इस्तेमाल होने वाला एक लग्जरी बंगला है, 94 करोड़ रुपयों की 77 लग्जरी गाड़ियां हैं, 1 अरब रुपए नकद हैं, गैर मुल्की करेंसी है, 3 किलो सोना भी शामिल है। इसके साथ साथ नाज़रीन 73 बैंक अकाउंट्स में मौजूद 5 अरब रुपए भी मुंजमद किए जा चुके हैं। 30 मकानात हैं, 25 फ्लैट्स हैं और 4 फार्म हाउसेज भी जब्त कर लिए गए हैं। अब नैब इस केस पर बाकायदा तफ्तीश भी कर रहा है। ये स्कैंडल कोहिस्तान में सड़कों की तामीर, पानी के मंसूबों, स्कूल्स और अस्पतालों की तामीर में घपलों की होशरुबा दास्तान है। इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम मोहम्मद अयूब है। उन्हें नैब ने गिरफ्तार किया है। पेशावर हाई कोर्ट में प्ली बार्गेन की दरखास्त भी उनकी तरफ से दी गई थी, यानी दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली थी। तभी जाहिर है कि उन्होंने कुछ लो और कुछ दो की पेशकश की। कहा यह भी जा रहा है कि इस स्कैंडल में बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम हैं, जिनमें से एक नाम पीटीआई के रहनुमा आजम स्वाति का भी है, जिसे नैब ने 17 जुलाई यानी कल तलब किया है। ये जो स्कैंडल है पीटीआई के सियासी साख के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, सियासी साख को कितना मुतासर कर सकता है, या पीटीआई के वोटर इसे सियासी इंतकाम कहेंगे, बहुत सारे और मामलात की तरह ये डिस्कस कर लेते हैं। शराजी साहब, मुझे तो यही लगता है कि पीटीआई वाले कहेंगे जी ये तो फिर से पीटीआई को वो एक
रगड़ा लगाने की एक कोशिश है। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ बेबुनियाद है, और ये तो वैसे भी निगरां हुकूमत की बात है ना। बस अगर माजी में इस तरह की जब कोई चीज़ें होती हैं ना तो वो अपने लॉजिकल एंड तक पहुँचे ना, तो फिर मैं तहरीक इंसाफ के बयाने को मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हूँ कि सारी विक्टिमाइजेशन है। ठीक। क्योंकि जिन आज़म सवाती का आपने जिक्र किया, उनके एक फार्म हाउस जो इस्लामाबाद में था, याद है आपको कैसे क्रेनें पहुँची थी और क्या कुछ कहा गया था, क्या हुआ उस केस का, उसमें कुछ सज़ा उनको हुई है, कुछ आपने पनिश किया आपने कुछ। तो मैं समझता हूँ कि जब आप एक सर्टन टाइम के अंदर कुछ लोगों को उनके खिलाफ अचानक केसेस लेके आते हैं, हमें याद नहीं है शर्जील नाम अहमद साहब जिस वक्त वज़ीर इत्तलात हैं सिंध के, उनके घरों से निकाले गए थे कैश संदूकों में, याद है आपको ना। तो क्या उस केस को जरूरत के तहत होता है ना सर? नहीं, मुझे बताएं कि वो केस लॉजिकल एंड तक पहुंचा, निकाल लिए जाते हैं, जब जरूरत है वो ठप कर दिए जाते हैं। केस किसी लॉजिकल एंड तक पहुंचा है? नहीं पहुंचा। फिर इस मुल्क से कहा गया कि 15 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और शहबाज शरीफ साहब की कन्विक्शन होने वाली थी कि फिर हालात बदले। तो मैं आज नैब से पूछना चाहता हूं कि आप कन्विक्शन के करीब पहुंच गए थे तो किस बुनियाद पे गए थे? अगर आपके पास सबूत इतने सबूत ठोस थे तो वो केस रिवर्स बैक कैसे हुआ, उसमें उनकी बरियत कैसे हो गई? और इसी तरह यूनेम फेक बैंक अकाउंट्स केस के अंदर जरदारी साहब या उनकी हमशीरा या बाकी लोग जो पेशियां भुगतते रहे, तो मैं समझता हूँ कि इतने मेगा स्कैंडल्स, इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आज आप कहते हैं ना, मैं कह रहा हूँ आसमा, मैं कह रहा हूँ कि आप मलिक रियाज के बारे में कह देना, आप कह रहे हैं कि जी भागा हुआ है इस मुल्क के अंदर 100 तरह के उसने टैक्स एवेजन की हुई है, तो क्यों कार्रवाई नहीं करते भाई नैब वाले? जाके करें ना। इसका मतलब यह है कि जिसका बाजू आपने मरोड़ना है तो आप मुतहरिक हो जाते हैं। मुझे बताएं कि पूरे ओवरऑल ये मुल्क जो है ना करप्शन के इंडेक्स के ऊपर कहाँ पड़ा है, हमारी कितने दर्जे तरक्की हुई है, लेकिन बाकी तो कहीं केस नजर नहीं आ रहा, सिर्फ खैर पख्तूनख्वा में नजर आ रहा है, बाकी सब सत्य भी खैर है। वो जब मैंने सर अब रिक्वेस्ट की ना, नजरिया जरूरत, अभी जरूरत उधर ज्यादा है कि केसेस उधर से सामने आ रहे हो, क्यों ना शाद साहब आप क्या फरमाएंगे? इफ्तिखार शराजी साहब तो कह रहे हैं कि जब जरूरत होती है कहीं भी कोई केस अगर वजूद होता भी है असल में उसका, तो उसको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, और जब अपनी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उसको दबा दिया जाता है फाइलों के अंदर। आई एग्री, मैं शराई साहब से एग्री करता हूँ इस बात के ऊपर। पाकिस्तान में मैंने देखा है वो सैकड़ों अरब की, मुझे याद है वो डॉक्टर आसिम थे पीपल्स पार्टी वाले, वो जब पहली दफ़ा बात हुई थी तो मेरे तो एक दफ़ा कानों से धुएं निकल गए थे कि 700 अरब रुपए समथिंग, मुझे अगर याद है, जहां तक याद पड़ता, कोई इस तरह का फिगर था। मैंने कहा एक इंडिविजुअल जो है इतनी बड़ी रकम की कैसे खुद बुर्द कर सकता है? लेकिन फिर जब उनका चालान पेश हुआ तो वो शायद कुछ चंद करोड़ का था, और फिर आज तक वो जो है उस केस का कोई पता नहीं है। इसी तरह के आपको हजारों केसेस करप्शन के मिलेंगे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ये बिलियन ट्री सुनामी था, इसके अंदर जो कुछ हुआ, ये सेहत कार्ड के अंदर जो कुछ हुआ, ये सारे स्कैंडल्स ही हैं। लेकिन इसके अलावा पंजाब में ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, पंजाब में भी ऐसे बहुत सारे स्कैंडल भरे पड़े हुए हैं जिनको आप उठाएं तो उसके उनके पीछे आपको बहुत कुछ नजर आएगा। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से एहतसाब जो है ना वो सिलेक्टेड है, एक सिलेक्टेड है, और दूसरा ये है कि करप्शन के मामलात जो है ना उसी सूरत में सामने आते हैं। वो ये बात दुरुस्त है कि वो आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, चूंकि पॉलिटिकल इसके अंदर जो सारा का सारा विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट रहता है। इस वजह से फ्रैंकली मेरा तो कोई एतबार नहीं है। आप मुझे आज कहें 25 अरब का स्कैंडल, आप इसको 2500 अरब कर दें तब भी मेरे लिए ये उतना ही मायने रखता है जितना आज मुझे आप बता रहे हैं। और कल इस केस का क्या होगा, या तो मुझे ये कोई बंदा जो है सजा होता हुआ नजर आए और मुझे पता चले कि ये शख्स जो है इसकी इस केस के अंदर उस लेवल की सजा हुई जो उसने काटी, तो फिर तो मैं मानने को तैयार हूं। बाकी ये मालियाती स्कैंडल जितने भी आते हैं इनका अंजाम जो है वो हमने तो कभी इनको कोई लॉजिकल एंड होते हुए नहीं देखा। ये बात दुरुस्त है, इससे एग्री करता हूं। 40 अरब रुपयों का ये जाहिर है बहुत मेगा स्कैंडल है जिसकी ये बात की जा रही है, लेकिन आपने शराजी साहब की गुफ्तगू सुनी, इवन नौशाद साहब भी कह रहे हैं कि जी इसी तरह से होता है, कुछ ना कुछ काम निकलवाने होते हैं तो फिर इस तरह के स्कैंडल्स जो है वो निकल आते हैं। आपको लगता है कि यही मामला है, और वो काम कौन सा है जो निकलवाना है केपी से मजीद? देखें, सियासी मुज़ाकरात और सियासी मकासद बज़रिया एहतसाब के मुकदमात के होता है। ये पाकिस्तान में अजीब व गरीब फार्मूला है। इस सेंट्रल एशिया में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि आपने जो सियासी मकासद हासिल करने हैं, मुज़ाकरात करने हैं, अहदाफ हासिल करने हैं, आप पहले एक केसेस पकड़ें, उसको आप आर्म ट्विस्ट करें और जहाँ पे आके वो लॉक कर दे और फिर आप आर्म रिवर्स कर दें। देखिए, ये जो मेरे भाई मेरे सीनियर कह रहे हैं, मैं तो तवातुर से कह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता इस मुल्क में वो करप्शन में किसी एक को तो सज़ा दे दो, और करप्शन के ऊपर किसी को साबित कर दो।
यहाँ पे अलमिया ये है कि जो जितना बड़ा करप्शन में हिस्सेदार है, वफादार है, वक्त आने पे उसको हुकूमत में नवाज दिया जाता है। बहुत सारी मिसालें। पीडीएम की हुकूमत का जब अदम एतमाद हुआ और अदम एतमाद पॉजिटिव हुआ, खुर्रम दस्तगीर साहब ने बयान दिया कि अगर हम अदम एतमाद ना करते तो फिर हम में से बहुत सारे लोग सजा याफ्ता होते। सलाखों के पीछे होते हैं। ठीक है, और वो मैं गलत नहीं कहा, मैं सिर्फ जो बात कहना चाह रहा हूँ, सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात क्या है, 40 अरब का स्कैंडल है, प्ली बार्गेन कर लें, और ये प्ली बार्गेन की शिक नैब के ऑर्डिनेंस में मौजूद है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। 40 अरब में नसीम से साहब, 10 अरब में वो कमा जाए और 30 अरब वापस कर जाए, बल्ले बल्ले, मौजे ही मौजे। नसीम साहब, आप तो बड़े खुश होंगे आज, मतलब वो बातें जो आपने कहनी थी वो बाकी पैनलिस्ट ने कह दी, सारे के सारों ने कह दिया कि भाई हमें ही बस केसेस बना लिए जाते हैं, तो ये भी कोई ऐसा ही केस इनको दिख रहा है। देखिए, बात हुई जो पहले लॉजिकल बात जिस तरह शिराजी साहब ने शुरू की थी ना, कि जब नजर आ रहा होता है आपको तो आपने और क्या बात करनी है, आपके सामने सारी चीजें। मैंने मिसाल जब आपने सवाल किया, शिराजी साहब ने तो बहुत सारी मिसालें गिनवा दी ना, बैक टू बैक। जब आप सवाल कर रही थी और शिराजी साहब ने जवाब, तो मेरे ज़हन में ऑटोमेटिकली आसिम साहब की बात आ गई, अनवर मजीद की आ गई, शर्जील मेमन की आ गई। बिल्कुल। बात ये है कि अभी अरब की जो बात हो रही है कि चीनी स्कैंडल हुआ है, आटा स्कैंडल हुआ है, निगरान दौर में, काकड़ दौर में इतने बड़े बड़े स्कैंडल होते हैं। नैब के हाथ तो सारा भी बड़ा जिक्र आ रहा है। क्यों भूल गए बेसिकली हाँ, नैब के हाथ उन्होंने बांध के रखे हुए कि जब तक 100 बंदे शिकायत नहीं करेंगे, 50 करोड़ से बड़ी कोई करप्शन नहीं होगी। मतलब आप करप्शन को सेव करने के लिए नैब के हाथ, नैब ने तो और भी बड़े बड़े जो अपने आपके ये जो सोसाइटीज वाले इनको पकड़ा है और लोगों को पैसे बरामद करवाए हैं। अभी जो आपके परवेज खटक साहब है, जब वो पीटीआई के वजीर थे तो उनके ऊपर बड़े इल्जाम नून लीग लगाती थी, अब जब उनके शामिल हो गए तो उनके ऊपर जो इतने बड़े बड़े केसेस थे उनका क्या बना। शर्जील मेमन की जो लॉन्च 2 अरब रुपए पकड़े गए थे, वो किस खजाने में दाखिल हुए। जो नवाज शरीफ एवन फील्ड का केस था, हुदैबिया लेकिन नसीम साहब ये तो माने ना कि केपी में बहुत सारे मामलात में बहुत सारी करप्शन हुई है। अपने पीटीआई के बहुत सारे वुज़रा जो हैं वो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, सर वज़ीर आला पे लगाते रहे, बैरिस्टर सैफ वाला मामला देख लें, सारी चीजें सामने। आसमा, अगर सिंध की करप्शन की कभी मैं आपसे बात करना शुरू कर दूं तो आप केपी की करप्शन को भी भूल जाएंगे। करप्शन सारी ही गलत होती है, लेकिन आप देखें कि सिंध में गवर्नमेंट 15 साल से मौजूद है और आप उनका कराची इतना बड़ा शहर है, वहां जाके देख लें। और अगर आप सिंध के दही इलाकों में चली जाए कि आप इथोपिया में आ जाइए। छोटी सी बात करूंगा, जो जरदारी साहब का फेक अकाउंट केस था वो पीटीआई ने नहीं बनाया था, वो स्टेट बैंक ने कंप्लेन की थी, चौधरी निसार के दौर में बना था और सारे सबूत मौजूद थे। लेकिन उसका एंड में क्या हुआ, टाई टाई फिश। इसी तरह अभी ये पीटीआई पे बुरा दौर है, उनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए मैसेजेस आ रहे हैं, प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, लेकिन एंड में ठीक है। आप ये फरमा रहे हैं कि सारे जो हैं ये प्रेशराइज करने के लिए एक तरीके से ये सारी चीज़ों को, इन केसेस को उछाला जा रहा है और स्कैंडल्स हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं, उनका वजूद नहीं है। आप तमाम साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं। पीटीआई की बात हो रही है तो पीटीआई के ऊपर एक और बड़ा इल्ज़ाम लगता है जी कि साबिक जो हमारे हवाबाजी के वज़ीर थे गुलाम सरवर खान साहब, उन्होंने एक बयान दिया था पीआईए के हवाले से, ख़ासतौर पर हमारे जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं उनके हवाले से, और उससे पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है, जो परवाज़ें हैं और जो सारा मामला है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन आज इस हवाले से एक अच्छी खबर आई है कि पीआईए को अब कम से कम बरतानिया के लिए जो है वो पर मिल चुके हैं, हमारी परवाज़ें जो है वह वहाँ जा रही होंगी। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी अहम गुफ्तगू की है। क्या उन्होंने कहा है और हमारे तज्ज़ियाकार इस पर क्या राय रखते हैं, ब्रेक के बाद जानिएगा। और नाज़रीन, प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे एक अच्छी खबर। बाकमाल लोग और लाजवाब सर्विस वालों के हवाले से ये खबर है। कौमी एयरलाइन पीआईए, जिसे इसी के वज़ीर हवाबाजी अब नहीं है, ज़ाहिर है पहले थे, मैं गुलाम सरवर साहब की बात कर रही हूँ, उन्होंने हवाबाजों के अहलियत को जाली करार दिया था, इसके पर काट दिए थे। अब दोबारा बरतानिया के फ़ज़ाओं में हमें लैंडिंग और टेक ऑफ करती हुई हमारे पीआईए दिखाई देगी। 5 साल बाद बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस खुसूसन पीआईए पर आयद जो फ़ज़ाई पाबंदी थी उसको ख़त्म कर दिया है। पाबंदी से कबल पीआईए और एयर ब्लू बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान हफ्तावार जो 21 परवाजें हैं वो चलाया करती थी। और इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि इमरान खान और उनके वज़ीर गुलाम सरवर ने पीआईए को कब्रिस्तान बना दिया था, उन्होंने रियासत के खिलाफ जुर्म किया। तो नाज़रीन, क्या इस जुर्म पर हुकूमत को कोई पर्चा वर्चा नहीं दर्ज करना चाहिए था? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ये सवाल ज़रा अपने पैनल के सामने रखते हैं। मुझे आप बता दीजिएगा, शिराज साहब बड़ी अच्छी बातें आज की हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने, तो ये जो उन्होंने फिर कब्रिस्तान बनाया था,
जो इन्होंने हमारी PIA के साथ सलूक किया था, ये जो भी मामलात हुए, आपको नहीं लगता कि हुकूमत को उसमें मुद्दई बनना चाहिए था, कुछ लोगों को अरेस्ट करना चाहिए था? गुलाम सरवर खान साहब के खिलाफ ही कुछ कर लेते। बस उनसे मैं ये ख्वाजा आसिफ साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि PTI की तो 3.5 साल की हुकूमत रही है, लेकिन पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो भर्तियाँ वहाँ पे PIA में की गई थी वो इमरान खान के दौर में नहीं, बल्कि आपके और आपके जो इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी ने, तो बुनियादी तौर पे इस इदारे को खसारे में ले जाने वाले, अरबों रुपए का मकरूज़ करने वाले और फिर इसके असास से दुनिया भर में बेचने की कोशिशें आप लोगों ने की हैं। तो मेरा ख्याल में अब उसका ब्लेम आप अब उसको भी तो बेच रहे हैं ना, अब तो माफ़ कर दें शराजी साहब उनको। नहीं, जाहिर जिस अंदाज में बेच रहे हैं वो भी आएगा तो आगे चल के स्कैंडल ही होगा, उसका जिक्र हम बाद में करें क्योंकि उसमें कुछ हसास लोग और हसास इदारे शामिल है, तो मैं अब क्या बात करूँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक अच्छी खबर आई है, आप वहाँ तक महदूद रहते भाई। उस वक्त उनको जो इनपुट दिया गया था, क्या कोई सरवर खान को कोई ख्वाब आया था, कोई इल्हाम हुआ था? नीचे के लोगों ने बताया होगा कि सर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास जाली। तो सर फिर आप ये इस तरह से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कहते हैं बात है, कि देखें एक हादसा हुआ, आज इंडिया में भी हादसा हुआ है, हादसे के जो वजूहात भी बताई गई हैं, उसके बाद डिबेट वहाँ पे हो रही है, गोए कि आज वहाँ पे भी क्रिटिसिज्म आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सरवर खान का जिक्र ना करें। उस वक्त अगर PTI की गवर्नमेंट खामोश रहती तो आप कहते कि ये आप जुर्म में शरीक हैं। अगर उन्होंने कोई बात की तो आपने क्यों बात की? आपने तो भाई निकाल देते ना सर खामोशी से। तहकीकाती कमेटी बनी, उसके बाद चीजें आगे बढ़ी। ऐसा नहीं है कि चीजों को आपने तो बहुत सारे मामलात के ऊपर चीजों को डंप कर दिया। आपने कहा था बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन कुछ किया नहीं आपने। अभी भी आप तहकीकात करवा लेना। आपके दौर में चीनी 118 रुपए थी जब आप आए थे, इस वक्त 200 रुपए और 210 रुपए पे बिक रही है। तो जरा कमीशन बनाए, उनको इतनी तो दाद दें कि उनको कमीशन बनाया, आप लोगों को लूज किया, कोई कुछ ना कुछ तो किया ना। आप करें जरा, क्यों नहीं करते? आपने तो खुद कहा था। टाइम मेरे पास खत्म तो हो गया। बस ये बातें सारी बातें आपने कह दी। काशिफ साहब बड़ी बेताबी से, बड़ी बेचैनी से कुछ कहना चाह रहे हैं। काशिफ साहब, ये क्या मामला है? मतलब शराजी साहब कह रहे हैं नाम भी ना लें जिन्होंने बेड़ा गर्क किया है, कब्रिस्तान बनाया है, गुलाम सरवर खान साहब का नाम भी ना लें। वैसे नाम इसलिए भी ना लें कि जिस वक्त उन्होंने ये सारा काम किया उस वक्त वो तहरीक इंसाफ में थे। फिर ऐसा उन्होंने गौसल किया इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल होने से के बाद कि उनके तमाम गुनाह, करप्शन, इल्ज़ाम सब धुल गए। सो आप वफादारी बदलें और तमाम करप्शन और इल्ज़ाम से जान छुड़ाएं। सादा सा फार्मूला है पाकिस्तान में। ऐसी वॉशिंग मशीन लगी हुई है कि वफादारी आज अली अमीन गंडापुर वफादारी बदले, उससे बड़ा हीरो कोई नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो फवाद साहब नामी एक शख्स थे, PIA की आज बड़ी शादियाने बज रहे हैं। इनसे पूछे ना कि आपने PIA की निजकारी करनी थी, आपने नहीं की, अरबों रुपए का झटका लगा गए एडवर्टीजमेंट के नाम पे और हर कुछ नहीं हुआ। आज PIA लंदन पलट हो रही है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि PIA अब फाइनली निजकारी की तरफ जा रही है। ये बात वज़ीर दिफा ने भी कही है। ये सारे रूट खोल रहे हैं ताकि हमें बेचने, जो अच्छे तरीके से बेचने, हमें को पैसे मैक्सिमम मिल जाए। इसके अलावा तो कोई बात नहीं। ये बात खुद ख्वाजा आसिफ ने भी कही है, नौशाद साहब, कि देखिए ना अभी रूट्स बहाल हो रहे हैं, PIA की निजकारी में मदद मिलेगी, दाम अच्छे मिल जाएंगे। ये तो ख्वाजा आसिफ साहब खुद भी कह रहे हैं, तो अच्छी बात है, इसको पॉजिटिव नहीं लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव ले लें आप, लेकिन ये रूट्स इसलिए बहाल नहीं हुए कि आप निजकारी कर रहे हैं। ये रूट्स इसलिए बहाल हुए हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स एविएशन इंडस्ट्री की थी और जो आर्ग्यूमेंट आपके ऊपर किया गया था, आपने वो जो उनकी जो भी थे ना ऑब्जेक्शंस थे, वो सारे दुरुस्त किए हैं, जिसके बाद आपको ये इजाजत मिली है। ये एक अलग पहलू है। और जो PIA की निजकारी है वो बिल्कुल डिफरेंट एरिया है, जिसके अंदर ये बात दुरुस्त है। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि चाहे गुलाम सरवर साहब को नीचे वालों ने इनपुट दी थी या ऊपर वालों ने इनपुट दी थी, बतौर वजीर चूंकि ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया था, मेरी नजर में ये गैर जिम्मेदाराना बयान था। अगर बहुत कोई ऐसा पायलट था, 1 थे, 2 थे, 5 थे, तो उनको इसको इस तरह जनरलाइज करके नहीं देना चाहिए था। बेहतर होता कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते और कार्रवाई करने के बाद जो है ना मामलात को आगे बढ़ाते, बजाय इसके कि वो एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जिसने PIA को ओवरऑल जो है प्रॉब्लम क्रिएट की। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ग्रेवयार्ड जितना गुलाम सरवर साहब ने बनाया, उतना पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने मिलकर बनाया। ये अपनी जो है ना अपना नहीं भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो आबाद किया इसको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो रौनक लगाई हुई है, और इसीलिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, काशिफ साहब सॉरी आपकी इजाजत से, इसीलिए तो वो निजकारी की वो मुखालफत कर रही है। कुछ आप अपना इसमें तज्जिया शामिल करना चाहें? जी शराजी साहब। स्टील मिल का भी उन्होंने इतना उसको भी जगह पहुंचाया, रौनक लगाई हुई है। नसीम सिद्दीकी साहब, आप कुछ नहीं होते, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, रौनकें लगी हुई हैं, मेले लगे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई आपको? क्यों आप पीछे पड़ जाते हैं सबके? नसीम साहब,
असमा सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत अच्छी खबर है कि PIA बरताने के लिए बहाल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह बुजुर्गों को, फैमिलीज को, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन देखें, बात करते हैं ना शिराजी साहब की, यार बात करूंगा तो सासदारा बीच में आ जाएगा। गुलाम सरवर ऐवान से बयान किसने दिलवाया था, क्यों दिलवाया गया था, फिर किस तरह वर्जिन एटलांटिक को डायरेक्ट रूट पाकिस्तान का मिला, फिर ब्रिटिश एयरवेज को डायरेक्ट रूट पाकिस्तान का मिला, उसमें बड़े बड़े कमीशन किसने, बहुत नामकूल उनका बयान था। लेकिन उसकी ना जरा साइड्स भी चेक कर लिया करें। फिर एक और वजह भी थी कि जो कराची में हमारा PIA के तैयारा गिर के तबाह हुआ था, वो भी एक रीजन था। पाकिस्तान को जो सेफ्टी कंट्रोल की वजह से बरतानिया और यूरोप ने पाबंदियां लगाई थी, और अभी जो मीटिंग लास्ट इस ईयर हो रही थी वो भी इसलिए खत्म हो गई थी कि पाकिस्तान में कराची से PIA का एक तैयारा एक पहिए के ऊपर वन व्हीलिंग करता हुआ लाहौर में लैंड होता, और फिर PIA जो पहले इतने अरबों के खसारे में था, तो ये जो फ्लाइटें बंद हो गई थी, इससे मेरे ख्याल से खसारा कम हुआ होगा, खसारा ज्यादा नहीं हुआ होगा। तो जो एक चीज पहले ही नुकसान में जा रही है, अगर उसको बंद करवा दिया तो आपको मजीद क्या नुकसान होगा, ये मुझे बात समझ नहीं आती। आसमा अगर कोई समझा सकता है तो वो बता दे कि PIA नौशाद साहब समझाना चाह रहे हैं, आपको वक्त कम है। नौशाद साहब 30 सेकंड्स में मुझे अगर आप समझ नहीं समझा आई सकें। कि नसीम साहब क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे नसीम साहब की बात क्या सरवर साहब ने इसलिए किया था वो कि क्लीन ये चिट PIA दे रहे हैं है, वो सरवर बंद करा साहब दिया जाए। को एक तरह से। सॉरी नसीम साहब, आप- क्रेडिट दे सरवर साहब को। जी, वर्जिन अटलांटिक और ब्रिटिश एयरवेज को डायरेक्ट रूट दिया गया था PIA को बंद करवा के। किसने दिया कौन था सर? इसके पीछे? तहकीक कर लेना सरवर साहब, भाई हम तो हमारे सामने काबीना- तो मिनिस्टर हैं काबीना किसकी जिन्होंने थी, दिया था। हुकूमत आप किसकी किसी को थी? जानते हैं तो आप बता दीजिए। नाम- हमें तो ये पता है कि किसका है? सरवर साहब उस वक्त मिनिस्टर थे। टाइम बहुत माजरत नसीम साहब, नौशाद साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। इफ्तिखार शराजी साहब, आप इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद रहे। काशिफ साहब, आप दोनों, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, कल मिल रहे होंगे हम आपसे दोबारा। ख्याल रखिए अपना।